जय हिंद फ्रेंड। आज हम जियोग्राफी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर नदी तंत्र पढ़ेंगे। जो नदी तंत्र है वो दो पार्टों में बांटा गया है फ्रेंड, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ये जो हम नदी तंत्र पढ़ रहे हैं फ्रेंड, ये हम भारत का पढ़ रहे हैं, एक वर्ल्ड का भी होता है। तो वर्ल्ड के लिए आपको मुख्य नदी हैं वो अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, इसमें हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हैं ये दो। तो हिमालय जो अपवाह तंत्र की नदियां हैं फ्रेंड, ये सतवाहिनी होती हैं। सतवाहिनी का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? सतवाहिनी का अर्थ होता है कि वर्ष भर बहती हैं, क्योंकि ये जो नदियां हैं ये हिमालय से निकलती हैं, हिमालय से पार ग्लेशियर से निकलती हैं। तो ग्लेशियर में क्या होता है कि जो बर्फ़ है वो वर्ष भर पिघलती रहती है, उससे जो नदियों में पानी बहता रहता है। लेकिन जो अगर आप प्रायद्वीपीय भारत अपवाह तंत्र पढ़ोगे तो इसमें कोई ग्लेशियर नहीं देखने को मिलेगा आपको। ये सिर्फ जो मानसून की वर्षा होती हैं उनके कारण इन नदियों में पानी बहता है। इनमें जो मानसून के टाइम बहुत तेज़ नदियों का पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो आप सर्दियों में देखोगे तो पानी बहुत कम बहता है। तो ये हमने दो नदियाँ का तंत्र पढ़ा, हिमालय अपवाह तंत्र। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल इजीली कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। हम इस नदी तंत्र को भारत मैप से समझेंगे, कौन सी नदी कहाँ गिरती है और कहाँ मिलती हैं। जो ये अगर आप देखोगे फ्रेंड, तो जो नदियाँ हैं, जो हिमालय की नदियां हैं, जो मुख्य रूप से एक सिंधु नदी है, ये तो फ्रेंड तिब्बत से निकलती है और भारत होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। गंगा नदी ये हमारे भारत के उत्तराखंड से निकलती है और बांग्लादेश होकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी ये गंगा नदी दो देशों में बहती है। अगर आप सिंधु नदी को देखोगे तो 3 देशों में, और ब्रह्मपुत्र नदी को देखोगे तो फ्रेंड ये भी 3 देशों में बहती है। देश के नाम भी उससे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। तो अगर आप इसमें पढ़ने के लिए हम देखेंगे फ्रेंड, ये अपवाह तंत्र क्या होता है, तो पहले इसको समझते हैं, इन वर्डों को, अपवाह तंत्र, एस्चुरी और डेल्टा। फिर बाद में हम एक एक करके नदी पढ़ेंगे फ्रेंड। तो इसको पहले एक बार समझते हैं। जैसे मैं फ्रेंड हम ये टर्म समझ लेते हैं कि एस्चुरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। तो हम देखेंगे फ्रेंड, सागर तट पर स्थित एस्चुरी के बारे में समझते हैं। पहले एस्चुरी के बारे में समझते हैं कि सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है। जैसे जो ये नदी है फ्रेंड, जैसे ये सागर का तट है, ठीक है, तो यहाँ से नदी आ रही है बहते हुए, ये स्थलीय भाग हैं इस साइड को, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें क्या है, इस संकरे रास्ते में से समुद्र का खारा पानी भी अंदर आ जाता है और नदी का पानी भी इसमें आके चलता रहता है। तो इसमें क्या होता है, नदी को अपना जो क्षेत्र है वो स्प्रेड करने का वो रास्ता नहीं मिलता, ये सिर्फ थोड़े रास्ते में से बाहर निकल कर आ जाती है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड, इसकी नदी की ना तो स्पीड कम हो पाती है। अगर स्पीड नहीं कम होगी तो जो ये अपने साथ धूल कंकड़ लाई है वो इसके यहाँ स्टोर नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा फ्रेंड, तो ये नदी डेल्टा नहीं बनाएगी, यानी इसकी जो उपजाऊ कण है वो यहाँ डिजोल्व नहीं होंगे, तो ये फिर ये सागर में आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड। ये होती है एस्चुरी। जैसे मैं आपको इसे मैप से समझाता हूँ। ये फ्रेंड एस्चुरी है। तो इसमें आप देखोगे क्या है कि इसमें जो सागर तट का पानी, इसके सागर तट का पानी है वो इस क्षेत्र में आ रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें सागर का पानी भी जा रहा है अंदर और नदी का पानी भी यहाँ से आ रहा है। तो क्या होगा फ्रेंड, तो इसमें इस नदी को अपना क्षेत्र क्या है स्प्रेड करने का इसे क्षेत्र नहीं मिला। तो अगर ये स्प्रेड नहीं करेगी तो ये इसकी स्पीड कम नहीं होगी। अगर इसकी पानी की स्पीड कम नहीं होगी तो फ्रेंड इसके जो उपजाऊ कण हैं वो यहाँ डिजोल्व नहीं होंगे या एकत्रित नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा, फिर ये सारे सागर में चले जाएंगे
और यहाँ कोई स्थलीय भाग या दलदली ज़मीन नहीं बनेगी। ठीक है फ्रेंड, अगर दलदली ज़मीन नहीं होगी तो वहाँ पेड़ पौधे भी नहीं उगेंगे। लेकिन इसके विपरीत डेल्टा में अगर आप देखोगे फ्रेंड, और एक बात और फ्रेंड, ये जो आप पश्चिमी तट की नदियां हैं वो एस्चुरिया बनाती हैं। ये भी आपको वर्ड याद रखना है। जो आप देखेंगे मैप में, जो पूर्वी जो हमारा पश्चिमी तट है तो उसकी जो नदियां जो इस क्षेत्र में आती हैं अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में, तो वो एक भी नदी डेल्टा नहीं बनाती। इसके विपरीत अगर आप पूर्वी तट में देखोगे, गंगा नदी का डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो इसमें एक बार हम एक डेल्टा की भी परिभाषा समझ लेते हैं। तो डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा नदी जहां महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बट जाती है और उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा प्राय उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। जैसे अगर आप नदी देखोगे, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं फ्रेंड, जैसे हमने मैप में एक बार देखा भी था, तो इसको देखो, ये है हमारा डेल्टा। तो इसमें जो ये नदी है फ्रेंड, ये मुख्य नदी है। यहाँ से अगर आप देखोगे, ये क्या है? मुख्य नदी है। ठीक है, ये क्या है? फिर ये जब सागर तट पर आएगी, ये कई धाराओं में बट जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अगर कई धाराओं में बट जाएगी तो इसकी पानी की स्पीड भी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर स्पीड कम हो जाएगी, जो इसके साथ ये धूलकण साथ मिलाई है, कंकड़, उपजाऊ कण, वो क्या हो जाएंगे फ्रेंड? यहाँ एकत्रित होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ एकत्रित स्टार्ट होंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? ये दलदली, जो आप दलदली ज़मीन देखते हो, वो क्षेत्र यहाँ बन जाएगा। यहाँ समुद्र का खारा पानी भी रहेगा कुछ मात्रा में, नदी का ताज़ा पानी भी है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड? यहाँ ज़मीन के भी उपजाऊ कण भी हैं, तो इस पर क्या हो जाएगी? वनस्पति उगने स्टार्ट हो जाएगी। और इस पर कौन से वन पाए जाएंगे आपको? सुंदरी वन। ठीक है फ्रेंड, सुंदरी वन होता है एक। और जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है, तो उसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो सुंदरी वृक्ष होते हैं। यानी उन वृक्षों का नाम क्या होता है फ्रेंड? सुंदरी वृक्ष। ठीक है, उसी के नाम पर इसका सुंदरवन डेल्टा बना है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड कि डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होता है। और मैंने ये सभी बता दी। पश्चिमी तट पर नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, और पश्चिमी तट की नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, जबकि पूर्वी तट की नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आगे देखते हम। अब पढ़ेंगे हम नदी का तंत्र, अपवाह तंत्र। जो अपवाह तंत्र है वह फ्रेंड क्या होता है? जैसे आप देखोगे ड्रेनेज सिस्टम, जैसे तो अपवाह तंत्र में आप अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? जैसे आप देखोगे फ्रेंड, आप ये मत समझना कि नदी का पानी एक जगह से ही होकर वही नदियाँ बनती हैं। ये ऐसा नहीं होता फ्रेंड, कि छोटी छोटी धाराओं का पानी आकर एक मुख्य धारा में मिलता रहता है। जैसे आपने देखा हो, या तो ग्लेशियर से नदियाँ बहेंगी या फिर पहाड़ों से निकलती हैं फ्रेंड। ठीक है, और एक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, उसका नाम है गोमती। ठीक है, ये गंगा की सहायक नदी है। ये जब हम गंगा नदी का तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखेंगे ये गोमती है फ्रेंड। थोड़ा लिखने में टी की तरह दिख रहा है, ये गोमती है। तो जो अपवाह तंत्र क्या होता है, अगर आप इसका परिभाषा पढ़ोगे तो क्या अपवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है फ्रेंड, और अपवाह तंत्र में अगर विश्व में देखोगे फ्रेंड, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है? वो है अमेजन नदी का फ्रेंड। ठीक है, जब हम विश्व की नदियाँ पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि अपवाह तंत्र सबसे बड़ा अमेजन का है। उसका शायद फ्रेंड
20-25 लाख वर्ग स्क्वायर मीटर है। ठीक है फ्रेंड, मैं उसमें अभी इसमें वो नहीं हूँ कन्फर्म, जब उसका पढ़ेंगे जब मैं आपको ये बताऊँगा कितना है। और ये अपवा तंत्र क्या होता है, जैसे आप ये मत समझना फ्रेंड गंगा नदी जो सिर्फ उस क्षेत्र से बनकर चल रही है वही अपवा तंत्र है, जो उसकी सहायक नदियाँ भी आकर इसमें गिर रही हैं फ्रेंड, वो भी उसमें क्षेत्र काउंट होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे अगर आप गंगा नदी में देखोगे तो कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे यमुना, गोमती, कोसी नदी, गंडक नदी, सभी का अगर आप तंत्र जोड़ोगे वो टोटल किसका हुआ, गंगा नदी का। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ये समझनी है छोटी छोटी चीज़ें। यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से जो छोटी छोटी धाराएं आती है वह मुख्य धारा नदी का निर्माण, इसमें कौन सी होती है फ्रेंड, जो सहायक नदी आती है, देखिए मैंने ये लिख रखा फ्रेंड, जो मुख्य धारा नदी की सहायक नदियाँ होती हैं वो भी इसकी अपवा तंत्र में काउंट होती हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। तो अब देखेंगे फ्रेंड हम जो इसको आपको कैसे पढ़ना है, जैसे एक बार सिंधु नदी का पढ़ेंगे, फिर गंगा नदी का, फिर ब्रह्मपुत्र नदी का, फिर हम प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय यानी दक्षिण भारत का जो नदियाँ बहती हैं वो क्या है, प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र। ठीक है, तो आगे इसमें देखते हैं। तो फ्रेंड हम देखते हैं पहले सिंधु नदी का तंत्र। तो सिंधु नदी का तो नाम अपने हिस्ट्रियों में बहुत ज़्यादा चलता है फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि जो सिंधु नदी है उसी के नाम पर हमारा देश भारत का नाम पड़ा है हिंदू। ठीक है, अरब जो वहाँ के देश थे फ्रेंड, अरब देश वाले, वो सिंधु को किस नाम से संबोधित करते थे, हिंदू। ठीक है, इसलिए हमारे देश का नाम क्या हिंदुस्तान पड़ा। तो ये है फ्रेंड सिंधु नदी। जैसे अगर आप देखोगे ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है फ्रेंड। ठीक है, अब तिब्बत देश स्वतंत्र नहीं है, इसका चीन ने इस पर ऑक्यूपाइड कर लिया है। ठीक है, अभी नहीं, कई साल जवाहरलाल नेहरू के टाइम की बातें हैं, उस टाइम कर लिया था। जो दलाई लामा था वो हमारे भारत में जो रिफ्यूजी बनकर आए थे, वो 1-1.5 लाख व्यक्ति आए थे। ठीक है फ्रेंड, तो वो भी हमारे अब भारत में रहते हैं। तो इसके बारे में भी आप जब हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो अब देखते हैं फ्रेंड सिंधु नदी। जो सिंधु नदी है वो तिब्बत देश से निकलती है, ये भारत होते हुए पाकिस्तान जाकर अरब सागर में गिर जाती है। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड सिंधु नदी में कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, कहाँ से निकलती है। तो इसमें देखो फ्रेंड, मैंने बताया था कि सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत, पाकिस्तान। ठीक है फ्रेंड, तो जो चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है और ये उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई, तो आपको दिशा भी देखनी फ्रेंड। तो अगर आप मैप से पढ़ोगे तो आपको दिशा याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी। तो किस दिशा में बहती फ्रेंड, उत्तर पश्चिम दिशा में, क्योंकि ये उत्तर की तरफ भी जा रही है, पहले उत्तर की तरफ जाती है फिर ये नीचे की तरफ आती है, यानी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई नदी भारत के लद्दाख के दमचौक के पास से भारत में प्रवेश करती है। तो आपको ये याद रखना फ्रेंड, भारत का जो लद्दाख है, ठीक है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो लद्दाख के दमचौक के पास से भारत में प्रवेश करती है और आगे बहती हुई नदी गिलगित से होते हुए गिलगित से दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो ये जो पाकिस्तान का दर्दिस्तान है वहाँ से पाकिस्तान में यह इंटर करती है। तो अब देखो फ्रेंड, यानी भारत में ये दमचौक से इंटर करी और निकली कहाँ से, जो गिलगित से हमारे भारत का, और पाकिस्तान का दर्दिस्तान है उससे यहाँ पाकिस्तान में इसने इंटर किया और फिर ये कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में गिरती है। यानी कराची का देश है उससे कहाँ से हो जाएगी ये फ्रेंड, पूर्व दिशा में। देखो जैसे अगर आप यहाँ देखोगे फ्रेंड, कराची इस साइड होगा, क्योंकि ये कराची के पूर्व से बह रही तो पूर्व इसी साइड होगा फ्रेंड। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं कि कराची के पूर्व से होते हुए ये अरब सागर में मिल जाती है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं कि जो कराची है वो सिंधु नदी की किस साइड स्थित है,
तो वो होगा फ्रेंड पश्चिम साइड, क्योंकि नदी सिंधु नदी पूर्व की साइड है फ्रेंड। कराची देखेंगे तो सिंधु नदी के पश्चिम में है, ठीक है। और इसकी अगर आप कुल लंबाई देखोगे ये कितनी फ्रेंड 28, ये भी आपको याद रखनी है, 2880 किलोमीटर, यानी 2880 किलोमीटर है सिंधु नदी की लंबाई। और अगर आप देखोगे फ्रेंड, जो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इनकी जो लंबाइयाँ हैं वो लगभग अप्रोक्सीमेट लगभग तीनों की हैं, ठीक है। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको देखने को। जो ब्रह्मपुत्र की देखोगे फ्रेंड उसकी 2900 कुछ है, और जो गंगा नदी की है वो 2525 किलोमीटर है। तो यानी ये तीनों लगभग सेम ही है फ्रेंड। ये इनमें 200-250 किलोमीटर का डिफरेंस है। ये तीनों बहुत बड़ी यानी भारत की बड़ी नदियों में काउंट होती हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो अब इसमें देखते हैं फ्रेंड हम एक एक कर इसकी सहायक नदियाँ। तो इसमें सिंधु नदी है, जो भारत का लेह शहर है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है फ्रेंड। तो आपको ये दिशा भी है फ्रेंड, ये याद नहीं करनी है, मैप से समझनी है। जैसे ये सिंधु नदी है फ्रेंड, ठीक है। अगर कोई इस साइड जा रहा है तो अगर आप देखोगे फ्रेंड इस साइड, तो इस साइड कौन सा हाथ होगा आपका, राइट हैंड साइड। राइट को ही क्या कहते हैं, दाएं। तो यानी लेह किस साइड स्थित है फ्रेंड, दाएं, सिंधु नदी के दाएं तरफ स्थित है, ठीक है। सिंधु नदी के अरब सागर से मिलने वाली इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं फ्रेंड, सबसे ऊपर देखोगे झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलज, ठीक है फ्रेंड। ये पांचों नदियां किस में आकर मिलती हैं, ये सिंधु नदी में। देखो जैसे ये पांचों नदियां कहाँ आकर मिल जाती हैं फ्रेंड, इसमें पाकिस्तान के यहाँ मिलती हैं। और इसमें सबसे बड़ी प्रमुख नदी कौन सी है फ्रेंड, चेनाब नदी है, ठीक है। ये चेनाब नदी सबसे, इसमें अगर पांचों में, इन पांचों में देखोगे तो पांचों नदी में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चेनाब, ठीक है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड, हम अब एक एक करके समझते हैं इनके बारे में, और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं वो भी समझते हैं इनके बारे में। तो इसमें देखोगे फ्रेंड, पहले हम चेनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो मैंने बताया था फ्रेंड, जो सिंधु नदी की अगर आपसे इसमें सबसे बड़ी नदी पूछें तो कौन सी है, चेनाब। तो इसका उद्गम हिमाचल के केटुलारा दर्रे से होता है। सॉरी, केटू नहीं है ये, के12 दर्रे से होता है। और हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी चंद्रा और भागा नदी से होता है, इसलिए इसे कई वहाँ चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज, व्यास नदियाँ आकर मिलती हैं। तो ये भी आपको मैंने आप मैप में देखी थी कि सभी नदियाँ पांचों पाकिस्तान में मिल जाती है, फिर आगे जाकर सिंधु नदी में मिलती हैं, यानी पांचों नदियों का पानी एक साथ हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे आगे, अगली नेक्स्ट नदी हमारी फ्रेंड झेलम नदी। झेलम नदी का जो उद्गम है वो कश्मीर घाटी के वेरीनाग से निकट से होता है। ये नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती है, और ये पाकिस्तान के जंग के निकट से चेनाब नदी में मिल जाती है। तो झेलम नदी, तो आप मैप में भी देखते रहना फ्रेंड, ये कहाँ से निकलती है, कश्मीर के वेरीनाग निकट से। जैसे अगर आप इसका मैप में देखोगे फ्रेंड, तो इसके अगर आप इसमें मैप में देखोगे तो इसमें क्या है फ्रेंड, जैसे ये झेलम नदी है, ये कौन सा जिला होगा फ्रेंड, यहाँ से अगर आप मैप में देखोगे तो ये कश्मीर होगा। यहाँ से क्या है फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश। जैसे हमने पढ़ा था, तो चेनाब नदी है
के ट्वेल लारा दर्रे से निकलती है और झेलम कश्मीर से निकलती है। और झेलम नदी के बारे में आपने सुना होगा, जो सिकंदर की सेना थी फ्रेंड, सिकंदर की सेना और राजा पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था फ्रेंड, जिसे हाइडेस्पेसिस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जब आप हिस्ट्री में देखोगे फ्रेंड, ये भी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी कि सिकंदर और राजा पोरस का बीच युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, झेलम नदी के किनारे, ठीक है। और उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, हाइडेस्पेसिस युद्ध के नाम से, हाइडेस्पेसिस, ठीक है। देखो फ्रेंड, इसमें जो है लिखने में थोड़ी वो होती है, ये कॉपी पेन की तरह नहीं है। अगर कॉपी पेन में लिखता तो आपको बिल्कुल सही दिखता। ये थोड़ा है ये थोड़ा डिजिटल है, तो इसमें थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है फ्रेंड, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करना इसके लिए। तो आपको देखो फ्रेंड, हाइडेस्पेसिस है ये, ठीक है। तो झेलम, तो ये हमने झेलम के बारे में पढ़ लिया फ्रेंड कि ये कश्मीर घाटी से बेरीनाग से निकट से निकलती है और भारत और पाकिस्तान के बीच ये 170 किलोमीटर की सीमा बनाती है और ये पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। तो मैंने एक पॉइंट और बताया था फ्रेंड, इनमें पांचों नदियों में सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, चेनाब। ये सभी जो नदियां हैं फ्रेंड, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, ये किस में आकर मिलेंगी, ये मिलेंगी चेनाब नदी में, ठीक है। क्योंकि इनमें सबसे मुख्य नदी कौन है, चेनाब, और उससे सुपर कौन सी है, सिंधु नदी। और फिर पांचों नदी किस में मिल जाएंगी, एक रूप में, सिंधु नदी में, ठीक है। अगली नदी हमारी रावी नदी। ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब में मिल जाती है। तो रावी नदी भी जंग में मिलती है फ्रेंड, ठीक है। जैसे झेलम नदी भी किस में मिली थी, ये भी पाकिस्तान के जंग में जाकर मिली थी। तो रावी भी पाकिस्तान के जंग में मिलती है। तो ये अगली नदी हम देखते हैं अब। नेक्स्ट हमारी सतलज नदी। ये नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहालपुर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और चेनाब में मिलने से पहले इसमें व्यास नदी आकर मिलती है। जैसे अगर आप मैप में देखोगे तो ये सतलज नदी फ्रेंड, ये भी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से तीन प्रमुख नदियां निकलती हैं, एक सिंधु नदी और एक सतलज और एक ब्रह्मपुत्र नदी फ्रेंड। ये असम, अरुणाचल प्रदेश हुए बांग्लादेश में चलकर ये गंगा नदी से मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है फ्रेंड। ये तीनों नदियां तिब्बत के क्षेत्र से निकलती हैं। ये तीनों का क्षेत्र एक आसपास ही है, ठीक है। मानसरोवर झील से निकलती हैं तीनों नदियां। तो इसमें हमने पढ़ा सतलज नदी के बारे में। फिर आगे देखते हैं हम व्यास नदी। व्यास नदी है, ये रोहतांग दर्रे से निकलकर व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके क्षेत्र सतलज नदी में से मिल जाती है। तो ये फ्रेंड व्यास नदी रोहतांग दर्रे से यानी हिमाचल प्रदेश से निकलती है व्यास नदी, और ये कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके क्षेत्र में सतलज नदी से मिल जाती है। जो कुल्लू घाटी है फ्रेंड, ये टूरिस्ट स्थल है, लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं कुल्लू घाटी में, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो व्यास नदी है फ्रेंड, ये आपने जो सिकंदर था उसके बारे में सुना होगा। तो सिकंदर की जो सेना थी वो किस नदी को पार करने से मना कर देती है, व्यास नदी से, ठीक है। तो ये हम हिस्ट्री में भी व्यास नदी को देखने को मिलेगी। तो रोहतांग से, तो ये फिर किस में मिल जाती है फ्रेंड, सिंधु नदी से, ठीक है फ्रेंड। तो आगे देखते हैं हम। तो इसमें आगे देखोगे फ्रेंड कि जो इसमें याद रखना है आपको, जो हमने सिंधु और सतलज व्यास और सतलज पढ़ी थी, इन नदी के संयुक्त रूप से एक बांध बना गया है। देखो हरिके क्षेत्र में जो हमने व्यास और सतलज नदी के संगम की बात की थी, वहीं से
देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर बहती है, और राजस्थान में इसकी सबसे अधिक लंबाई है 470 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, आप देख सकते हो ये जो नहर है इंदिरा गांधी नहर बहुत बड़ी है। देखोगे आप व्यास नदी, जो आप इनकी लंबाइयों से भी अधिक आपको इसमें मैप में देखने को मिल रही है। तो ये क्या है, 470 किलोमीटर, तो ये ओनली राजस्थान में बहती है फ्रेंड। और किस नदी के संगम पर बनाई गई है, सतलज और व्यास नदी के संगम पर। तो इसमें एक पॉइंट और आपको देखना है कि पाकिस्तान के बहालपुर में जब सतलज नदी चेनाब नदी से मिल जाती है, तब ये चेनाब से मिलकर पंच नदी का निर्माण करती हैं। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले ये 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियाँ यहाँ एक होकर आगे बहती हैं। जैसे आप मैप में देखोगे फ्रेंड, तो पांचों नदियाँ कहाँ आकर मिल जाती हैं, पाकिस्तान के बहालपुर में। ठीक है फ्रेंड, ये पाकिस्तान का बहालपुर है, यहाँ मिल जाती हैं। और ये फिर बहालपुर से लेकर सिंधु नदी का जो है, इसमें कितने फ्रेंड हैं, पांचों नदी मिलती हैं। और ये 45 किलोमीटर तक पांचों नदियाँ एक साथ बहती हैं, फिर आगे जाकर ये सिंधु नदी में मिलती हैं। तो ये हमने सिंधु नदी का तंत्र पढ़ा फ्रेंड। आगे गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी है वो दो नदियों के मुख्य रूप से संगम से बनती है। तो इसमें मुख्य रूप से नदी है फ्रेंड, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो भागीरथी और अलकनंदा, इन दो नदियों के संगम पर जब ये देवप्रयाग में मिलती है तो इसका नाम पड़ता है गंगा नदी। तो अगर आप इसमें भागीरथी और अलकनंदा में बहुत सी नदियाँ आकर मिलती हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। तो अगर हम देखें फ्रेंड, जो भागीरथी है वो गौमुख से निकलती है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से। ठीक है, तो इसका आंसर कई बार क्या होता है, गंगोत्री। लेकिन ये दो नदियों के संगम से बनती है। तो इसमें जो अलकनंदा है वो स्तोपत हिमानी और भागीरथी गौमुख से, तो इसलिए एक संयुक्त रूप से इसका नाम दे दिया जाता है गंगोत्री। तो इसमें देखें फ्रेंड, हम अगर भागीरथी में एक इम्पोर्टेंट आकर नदी मिलती है तो उसका नाम है फ्रेंड बिलांगना नदी। ठीक है, तो बिलांगना नदी इसमें आकर मिलती है। और जब ये दोनों नदियाँ भागीरथी और बिलांगना नदी संगम पर मिलती हैं तो इस पर एक बांध बनाया गया है। तो इसका बांध का नाम है फ्रेंड टिहरी बांध। टिहरी बांध ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि किस नदी के संगम पर बनाया गया है, भागीरथी और बिलांगना नदी। और फिर ये भागीरथी नदी आकर देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से, फिर इसका नाम होता है गंगा नदी। और अलकनंदा की भी बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे अगर हम देखें धौली गंगा, पिंडार नदी, मंदाकिनी, तो ये भी इसमें आकर मिलते हैं। इन पे भी क्वेश्चन बनता है, तो हम एक एक कर देख लेते हैं कि जो धौली गंगा नदी है फ्रेंड, वो अलकनंदा में कहाँ आकर मिलती है, विष्णुप्रयाग में। तो ये कहाँ मिलती है, विष्णुप्रयाग में। और जो दूसरी नदी, एक और नदी है फ्रेंड नंदाकनी, वो नदी आकर मिलती है नंदप्रयाग में। ठीक है फ्रेंड, एक नदी है उसका नाम है नंदाकनी, ये कहाँ मिलती है, अलकनंदा से नंदप्रयाग में। ठीक है, इसमें सभी में आपको प्रयाग मिलेगा, नंद प्रयाग में। फिर एक नदी है पिंडार नदी, ये कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग में। और इस साइड से एक मंदाकिनी नदी आती है, तो यहाँ मिलती है रुद्रप्रयाग में। और फिर ये एक अलकनंदा नदी है, फिर आकर जाकर मिल जाती है भागीरथी नदी में, तो कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। फिर इसका नाम संयुक्त रूप से क्या है, गंगा नदी। तो इस प्रकार ये गंगा नदी का तंत्र है। ये तो इसके मिलने के हैं फ्रेंड, फिर भी आगे जाकर इसमें भारत की बहुत सी सहायक नदियाँ मिलती हैं, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, जो केदारनाथ है वो किस नदी पर है, मंदाकिनी नदी पर, जो हिंदू का धार्मिक स्थल है। और एक बद्रीनाथ है, ये भी किस नदी पर है, ये अलकनंदा पर। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि केदारनाथ किस नदी पर है, तो मंदाकिनी पर, और बद्रीनाथ अलकनंदा पर। आगे देखते हैं हम फ्रेंड, तो
तो गंगा नदी है फ्रेंड, इसके बारे में हम एक दो तीन पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी को स्वच्छ, ये खुद ही अपने जल को साफ कर लेती है। ठीक है, इसलिए जो गंगा के जल को गंगा जल यानी पवित्र जल माना गया है, स्वच्छ कर लेती है। इसका रीज़न क्या है फ्रेंड, इसमें जो बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, तो इसका नाम आपको याद रखना है, बैक्टीरियोफेज। ये क्या करता है, जो पानी में बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, बैक्टीरियोफेज पाया जाता है इसके अंदर। तो आपने सुना होगा कि जो गंगा का जल है वो पवित्र माना जाता है, तो किसके कारण, बैक्टीरियोफेज है इसके अंदर, जो बैक्टीरिया जो इसके पानी में पड़ते हैं उनको साफ कर देता है। और जो गंगा नदी की डॉल्फिन है, इसको क्या किया गया है, इसको राष्ट्रीय पशु जीव के रूप में घोषित किया गया है। तो हमारा राष्ट्रीय जीव जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बना है, गंगा डॉल्फिन क्या है, समुद्री राष्ट्रीय समुद्री जीव। ठीक है, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय समुद्री जीव घोषित किया गया है। तो ये तीनों पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं कि बैक्टीरियोफेज के कारण ये अपने जो जल को स्वयं ही साफ कर लेती है। जो बैक्टीरियोफेज है वो जो पानी में बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। और गंगा डॉल्फिन को जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड इसके बारे में, गंगा नदी के बारे में। जो गंगा नदी है, तो उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल, फ्रेंड एक बिहार के बाद झारखंड भी आएगा। ठीक है, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, और फिर कहाँ जाती है ये, और फरक्का में, पश्चिम बंगाल का फरक्का बैराज है फ्रेंड, वहाँ ये दो धाराओं में बट जाती है, हुगली और भागीरथी। ठीक है, भागीरथी कह दो या गंगा नदी, मुख्य तो भागीरथी है फ्रेंड। ठीक है, और इसमें से छोटी नदी हुगली निकाली गई है। तो इसमें से हुगली नदी निकाली गई है। ये जो पश्चिम बंगाल का फरक्का है फ्रेंड, फरक्का स्थान का नाम है, बैराज एक बांध का ही रूप होता है फरक्का बैराज, तो उससे निकाली गई है इसमें हुगली नदी। तो इसमें अगर हम देखें, और हुगली नदी पर ही आपको पता होगा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित है। फिर भागीरथी नदी जो है बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जिसे उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। जो इसमें बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम पद्मा है। और फिर जो आगे से जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है फ्रेंड, ठीक है, ऊपर से, और ये फिर ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और आपने एक गाना भी सुना हो, तुम गंगा मैं जमुना, अमिताभ बच्चन का गाना था फ्रेंड। तो ये हम दोनों का संगम हो, तो इस तरीके से गाना, तो इन्हीं के नाम पर पद्मा गंगा यानी गंगा नदी है फ्रेंड, और जमुना ब्रह्मपुत्र ये इसका संगम हो, तो ये इनका संगम होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये गाना भी बना था। तो इसमें अगर हम देखें कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश के जमुना में बहती, ये दोनों नदी जब बांग्लादेश में मिलती हैं तो संयुक्त रूप से इसका नाम क्या हो जाता है फ्रेंड, मेघना। और इसमें एक मेघना नदी भी आकर मिलती है, इसलिए इन तीनों नदियों को मेघना कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, कई बार आपको ये सिर्फ दो नदियों के संगम से आपको पढ़ाया जाता है कि दो नदियां ही इसमें आकर मिलती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, लेकिन एक इसमें ब्रह्मपुत्र मेघना नदी आकर मिलती फ्रेंड, तभी इसका नाम मेघना पड़ता है। तो आगे देखते हैं हम, और फिर ये फाइनल में जाकर फ्रेंड बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है गंगा नदी। तो गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, गंडक, रामगंगा। तो इसमें हम एक एक करके फ्रेंड नदी देखते हैं और इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
जो गंगा यमुना, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है फ्रेंड? अगर हम गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी देखें तो यमुना नदी है। और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी यमुनोत्री से निकलती है। और ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश बहते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। और यमुना नदी को प्राचीन काल में कालिंदी नदी के नाम से जाना जाता था। यमुना की बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन। इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड। चंबल, बेतवा, केन के बारे में एक एक कर हम यमुना नदी के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो यमुना नदी है फ्रेंड, इसके किनारे ये एक तो फ्रेंड हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा बनाती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी सीमा बनाती है? यमुना नदी। और जो यमुना नदी के किनारे फ्रेंड दिल्ली, अगर आप देखोगे दिल्ली और आगरा और नोएडा किस नदी के किनारे स्थित हैं फ्रेंड? ये तीनों यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। दिल्ली, नोएडा और आगरा, तो ये तीनों शहर यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट जो आप देखते हैं फ्रेंड, हम चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। तो ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र से जानापाव पर्वत से निकलती है। पर्वत का नाम जानापाव है और क्षेत्र कौन सा फ्रेंड? इंदौर। इंदौर भारत का सबसे खूबसूरत शहर है। आपको पता होगा हर वर्ष इंदौर ही का पहले नंबर पर नाम आता है। इंदौर हमारे भारत का सबसे सुंदर शहर में काउंट आता है। और उत्तर मध्य भारत में बहते हुए राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिलती है। तो ये यमुना में कहाँ मिलती है? इटावा शहर में। और इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारी बेतवा नदी और चंबल नदी के किनारे फ्रेंड कोटा शहर स्थित है। तो कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको पता होगा शिक्षा का हब माना गया है। जो IIT और नीट इन जैसे की सभी जो UPSC की तैयारी फ्रेंड इसी कोटा शहर में होती है। तो कोटा का शहर किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। और इसके चंबल नदी के किनारे बहुत 3 क्या है फ्रेंड बांध बनाए गए हैं, जैसे जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर हैं? तीनों के तीनों चंबल नदी पर। तो आगे डिस्कस करते हैं हम बेतवा नदी के बारे में। तो बेतवा नदी ये मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है। जो बेतवा नदी है ये मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है। तो ये उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। और इस बेतवा नदी के किनारे फ्रेंड जो आपको पता होगा सांची स्तूप, जो यूनेस्को का विश्व विरासत में शामिल किया गया है, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और जो सांची का स्तूप था फ्रेंड ये अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बनवाया था। ये भी पॉइंट याद रखना है फ्रेंड। आगे देखते हैं हम। तो एक केन नदी है फ्रेंड, ये भी यमुना की सहायक नदी है। और ऊपर से एक नदी मिलती है आकर रामगंगा नदी, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि इसकी सहायक नदियों में, तो उसको नहीं दिखा गया इसमें। रामगंगा नदी वो भी किस में आकर मिलती है? गंगा की सहायक नदी है। और जो रामगंगा नदी है फ्रेंड ये कहाँ मिलती है आकर? इसे कन्नौज में मिलती है। यमुना नदी से कहाँ से मिलती है? कन्नौज में। ठीक है फ्रेंड।
तो अगली नेक्स्ट हमारी नदी है फ्रेंड कोसी नदी। कोसी नदी आप देख सकते हो, कोसी नदी ये है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी प्राय अपना मार्ग बदलने के लिए चर्चा में रहती है और इसमें आने वाली बाढ़ के कारण इसे बिहार में अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो बाढ़ बिहार में किस नदी के कारण आती है फ्रेंड? कोसी नदी के कारण। और कोसी नदी है वो फ्रेंड कुर्सेला में आकर मिलती है। बिहार का एक कुर्सेला है, उसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ, कुर्सेला में आकर ये बिहार में आकर मिलती है। कुर्सेला, कुर्सेला में आकर ये मिलती है कोसी नदी। और ये बिहार का शोक कहते हैं। बिहार में सबसे अधिक बाढ़ इसी के कारण आती है। और ये नदी बिहार के कटिहार में, ये कुर्सेला कटिहार एक ही होगा फ्रेंड, इसलिए मैंने इसको कुर्सेला भी कहते हैं, कटिहार में आकर मिलती है। ठीक है, जो आगे है हम देखते हैं दामोदर नदी। ये दामोदर नदी फ्रेंड हुगली की सहायक नदी है। तो दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, जो हमारे भारत में सबसे अधिक जो खनिज पदार्थ है फ्रेंड छोटा नागपुर पठार से निकलते हैं। और इसका जो विस्तार है अत्यधिक झारखंड में ही है। छोटा नागपुर पठार का निकलती है, पश्चिम में बहते हुए हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। हुगली भी क्या है फ्रेंड? गंगा की ही एक नदी है। ये फरक्का बैराज से दो धाराओं में बट जाती है, तो इसलिए इसको एक किस्म से गंगा ही मान लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि हम गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे हैं, तो गंगा नदी ही ये जाकर मिल जाती है। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप कहते हैं। यानी कोसी नदी तो बिहार में बाढ़ का कारण बनती है और दामोदर नदी फ्रेंड ये बनती है बंगाल में बाढ़ का कारण। और इस जो दामोदर नदी फ्रेंड इसमें अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण देखने को मिलता है, इसलिए इस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। जो ये हुगली नदी थी फ्रेंड, इसी के किनारे कोलकाता शहर है, पश्चिम बंगाल की राजधानी। आगे हम डिस्कस करते हैं और नदियों के बारे में। तो इसमें हम आपको मैप में दिखाई दे रही होंगी नदियाँ ये। तो इसमें देखते हैं फ्रेंड गोमती नदी। तो गोमती नदी है ये ऐसी नदी है फ्रेंड जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, जैसे हम पढ़कर सुनाते हैं आपको। तो गंगा नदी जो गोमती नदी है जो गोमती नदी है, इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश की पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है, जिसे फुल्लर झील भी कहते हैं। ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, गोमती नदी मैदानी क्षेत्र से उद्गम होता है। ये पुराणिक काल से ही चर्चा उसमें है फ्रेंड। जब भगवान राम ने रावण का वध किया था तो अपने अस्त्र शस्त्र किस नदी में धोए थे? तो गोमती नदी में। ठीक है, और गोमती नदी है फ्रेंड ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आकर मिलती है। गंगा नदी से कहाँ मिलती है? आकर गाजीपुर में। नेक्स्ट नदी हमारी सोन नदी। सोन नदी है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं फ्रेंड फेमस, नर्मदा, ताप्ती और सोन। नर्मदा और ताप्ती नदी तो फ्रेंड पश्चिम की तरफ बहकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। और ये सोन नदी गंगा में आकर उत्तर दिशा में गंगा से मिल जाती है। और सोन नदी तो सोन नदी और फ्रेंड यमुना नदी आप यहाँ से देख सकते हो। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कौन सी नदियाँ करती हैं? कैमूर की पहाड़ियाँ।
तो कैमूर की अगर यमुना नदी और सोन नदी के बीच में कौन सी पहाड़ियाँ हैं फ्रेंड? कैमूर की पहाड़ियाँ। और जो इसके अलावा सोन नदी है फ्रेंड, ये बरंस घाटी से होकर बहती है। बरंस घाटी का अर्थ होता है फ्रेंड दो पहाड़ों के बीच में होकर बहना, ठीक है। और एक नेक्स्ट नदी हमारी, इनके अलावा गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, गंडक नदी की गंगा की बाएं तट पर आकर मिलती है। तो इनके भी बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि जो अगर आप देख रहे हैं मैप में गंडक नदी और घाघरा नदी, ठीक है फ्रेंड। जो घाघरा नदी है फ्रेंड दो नदियों के संगम से बनती है, जो एक नेपाल से आती है फ्रेंड। ये मैप में थोड़ी दिखाने में ऐसी हो रही है, तो अगर आप देखोगे नेपाल में एक काली नदी है, ठीक है, और एक कर्णाली नदी जिसे घाघरा कहते हैं, और फिर इसे संयुक्त रूप से घाघरा नदी कहते हैं। एक इसमें नदी आकर मिलती है फ्रेंड काली नदी। काली नदी है वो भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है काली नदी। और आपको पता होगा फ्रेंड काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये काली नदी इसलिए भी फेमस है, जब हम हिमालय तंत्र पढ़ेंगे। तो काली नदी और कर्णाली नदी के संगम से घाघरा नदी बनती है, जिसे सरयू कहते हैं। और आपको पता होगा जो अयोध्या है फ्रेंड वो किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के। सरयू नदी ही घाघरा नदी है, ठीक है। घाघरा है उसे ही सरयू नदी कहा जाता है। और जो ये घाघरा नदी है फ्रेंड ये कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में छपरा पर, छपरा है जगह का नाम, तो वहाँ आकर मिलती है। नेक्स्ट नदी है गंडक नदी। तो गंडक नदी है फ्रेंड ये गंडक नदी है गंगा नदी में सोनपुर में आकर मिलती है। और आपको पता होगा फ्रेंड गंडक नदी हो गई, इस साइड से घाघरा नदी है और इस साइड से सोन नदी है फ्रेंड। इसके संगम पर सोनपुर में यहाँ क्या है फ्रेंड? पटना। जो सोन नदी पटना में आकर मिलती है। तो इस नदी पर उज्जैन ने सबसे पाटलिपुत्र बसाया था, इसी का नाम पटना है फ्रेंड। तो पाटलिपुत्र किसने बसाया था? उज्जैन ने बसाया था। ये देखो फ्रेंड इसने इसलिए बना था कि सुरक्षा के लिए। ये जो स्थान था फ्रेंड बहुत सी नदियों से घिरा हुआ था, जैसे यहाँ से घाघरा, इस साइड से गंडक, ये गंगा, ये यहाँ से सोन नदी, यानी कोई भी इस पर आक्रमण नहीं कर सकता था। इसलिए इसने सुरक्षित जगह को अपनी राजधानी चुना था, ठीक है। तो ये गंडक नदी है फ्रेंड कहाँ मिलती है? आकर सोनपुर में। और जो सोनपुर है फ्रेंड भारत का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में, बिहार के सोनपुर में, ठीक है। अगली एक नेक्स्ट आखिरी नदी है फ्रेंड इसकी सहायक नदी महानंदा। तो महानंदा नदी है वो कहाँ आकर मिलती है? इसे फरक्का बैराज में आकर मिलती है, ठीक है। तो इस साइड से ये सबसे लास्ट में, उस साइड से इसे शुरू में सबसे मिली थी फ्रेंड रामगंगा नदी, ठीक है। और रामगंगा नदी कन्नौज में आकर मिली थी इससे। तो ये हमने फ्रेंड गंगा नदी का तंत्र पढ़ा। आगे हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलो इसके बारे में और पॉइंट होंगे गंगा के बारे में, उनको भी देख लेते हैं। अगर हम देखें फ्रेंड इससे बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, दाएं तट पर कौन सी मिलती हैं। अगर आप देखें फ्रेंड इस दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसका राइट हैंड साइड किस साइड होगा? ये होगा फ्रेंड, ठीक है। आप इस तरह इनकी दिशा निकाल सकते हो कि अगर इस साइड से कोई ऐसे चलेगी नदी, इस साइड से इस तरह बहती है फ्रेंड गंगा, तो इस साइड बहेगी, तो इस साइड कोई जाएगा तो इस साइड होगा उसका राइट हैंड साइड, यानी दायां हाथ इस साइड होगा लेफ्ट हैंड साइड। आप खुद ही इसके बारे में सोच कर देख सकते हैं फ्रेंड कि इस साइड हमारा लेफ्ट होगा, इस साइड राइट होगा। तो इसमें हम देखें, अब देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बाएं तट पर आने वाली गंडक नदी किस तरफ मिलती है, किस दिशा तट पर मिलती है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरीके से भी याद होना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं फ्रेंड
तो बाएं तट पर इस पर जो आने वाली नदी है, जैसे हमने देखी थी शुरू में रामगंगा नदी मिली थी, फिर गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, महानंदा, ये सभी किस तट पर मिली थी? इसे बाएं तट पर। इस साइड देखें हम दाएं तट पर यमुना, सोन, ठीक है, ये नदियां इस पर मिली थी फ्रेंड। ठीक है, आगे देखते हम। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। और गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है फ्रेंड कानपुर। अगर हम देखें कानपुर, इसके गंगा नदी के किनारे शहर फ्रेंड, जैसे हमने हरिद्वार, कन्नौज, पटना, सोनपुर, ये सभी किसी नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी, इलाहाबाद, ये सभी गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगर गंगा नदी का प्रवाह तंत्र देखें हम, तो सबसे पहले कहाँ से निकलती फ्रेंड? उत्तराखंड से, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ भाग इसका झारखंड में से भी गुजरता है, और फिर पश्चिम बंगाल में, और फिर किस में चली जाती फ्रेंड? ये बांग्लादेश में। आगे देखते हैं फ्रेंड हम अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है उसको, तो इससे आपका गंगा नदी में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसके। और अब हम डिस्कस करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये भी गंगा की तरह फ्रेंड बहुत बड़ा है। अगर भारत की सबसे चौड़ी नदी देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी है, लेकिन इसकी लंबाई भारत के बहुत कम हिस्से में ही होकर गुजरती है, तो इसके लिए इसे भारत की सबसे लंबी नदी नहीं कहेंगे। वैसे ये गंगा नदी से लंबी है। जैसे हमने गंगा नदी की लंबाई देखी थी फ्रेंड 25 किलोमीटर, लेकिन ब्रह्मपुत्र की लंबाई है फ्रेंड 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, लेकिन भारत में सिर्फ 916 ही किलोमीटर होकर गुजरती है। लेकिन गंगा नदी फ्रेंड 2041 किलोमीटर की लंबाई से भारत में गुजरती है। ठीक है, इसलिए इसे भारत की सबसे लंबी नदी नहीं कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को, लेकिन ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो अब हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पॉइंट देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी फ्रेंड ये नदी है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। और ये कहाँ से निकलती है? नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ध्यान रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी फ्रेंड तीनों कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के आसपास से ही निकलती है। जैसे हमने गंगा नदी के कई नेम पढ़े थे फ्रेंड, इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी के भी कई नेम है। 4 नाम है इसके, इसको देख लेते हैं। इसे तिब्बत में येरलुंग जंगपो के नाम से जाना जाता है, येरलुंग जंगपो या उसे सांगपो। तो ये दोनों नाम इसके कहाँ है फ्रेंड? तिब्बत में। तिब्बत में इसके 2 नाम है, येरलुंग जंगपो और सांगपो। जब ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। ठीक है, जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। जब ये गंगा नदी से मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है फ्रेंड मेघना। तो इसके सभी नाम आपको याद रखने हैं, किस स्थान पर इसे किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपके लिए पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम देखें फ्रेंड, इसमें जैसे हमने गंगा नदी पढ़ी थी, बहुत सी सहायक नदियां थी, तो इसमें भी बहुत सी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, उनको भी हम पढ़ते हैं। जैसे हम देखें तो ये तिब्बत से निकलती है, तो ये जब भारत में इंटर करती है तो इसमें बहुत सी नदियां इसके सहायक के रूप में आकर मिलती हैं। जैसे हम देखें फ्रेंड, दाएं तट पर आने वाली नदी, जैसे दाएं तट पर है सुवनसिरी, कमेंग नदी, मानस नदी, तीस्ता नदी। और बाएं तट पर से देखें तो इस पर लोहित नदी,
यहाँ से बराक नदी, ये कपिली नदी, ये 3 नदियाँ इसमें आकर बाएं तट से मिलती हैं। तो इनको एक एक करके इसके बारे में कुछ जानकारी है वो देख लेते हैं फ्रेंड। तो इसमें हम देखें ब्रह्मपुत्र नदी जब असम घाटी में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और जब ये गंगा ब्रह्मपुत्र संयुक्त रूप से मिलती है तो मेघना के नाम से जाना जाता है फ्रेंड। तो इसमें एक नदी और है फ्रेंड जो मेघना ही है, वो इसमें तीनों नदियाँ आकर मिलती हैं तब इसका नाम मेघना होता है। ठीक है, कई बार आपको यही पढ़ाया जाता है कि 2 नदियों के संगम पर इसका मेघना नाम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें एक नदी मेघना भी है जो इसमें आकर मिलती है तब इसका नाम मेघना पड़ता है। जब ये नदी है फ्रेंड मेघना नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसका सुंदरवन नाम है फ्रेंड। ये किसके नाम पे पड़ा है? इसमें जो इस डेल्टा में जो वन पाए जाते हैं उनका नाम है फ्रेंड सुंदरी नाम के पौधे पाए जाते हैं और इसी के कारण इसका नाम है फ्रेंड सुंदरवन डेल्टा। तो ये हमने देखा फ्रेंड, ये नीचे हमने डिस्कस किया है कि दाएं तट पर आने वाली नदियाँ, जैसे अगर देखें तीस्ता, आप इसमें भी देख सकते हो फ्रेंड, तीस्ता, मानस, कमेंग और सुवर्णश्री, ये कौन सी नदी है जो दाएं तट पर मिली। और इस साइड से देखोगे फ्रेंड लोहित नदी, दिबांग नदी, ये दिहांग थी फ्रेंड। अगर आपको एक अरुणाचल का नाम जो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है फ्रेंड अरुणाचल में जब आती है उसका नाम है दिहांग, लेकिन ये नदी है फ्रेंड दिबांग। ठीक है, ये दिहांग नहीं है, दिबांग है। तो इसमें लोहित, बराक, दिबांग इसे किस तट पर मिलती है? ये मिलती है बाएं तट पर। ठीक है फ्रेंड, और इसमें ये दिबांग नहीं आएगा, ये यहाँ से कट कर लो। ये दिबांग नदी है, ये इसे बाएं तट पर आकर मिलती है। इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड वो डिस्कस कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है। जैसे आप मैप में देख सकते हो ये जैसे कहाँ से निकलती है फ्रेंड? सिक्किम से। ठीक है, और पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फिर जो एक नदी है लोहित नदी, इसको खून की नदी के नाम से जाना जाता है। सिर्फ यही इतना ही पॉइंट याद करने आपको फ्रेंड, इतना ही पूछा जाएगा आपसे। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, मणिपुर से मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये मेघना नदी से मिलती है, यानी इसमें गंगा और यमुना, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है फ्रेंड वो मिल चुकी है। बाद में ये बांग्लादेश में मिलती है बराक नदी। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो मैंने उसमें डिस्कस कर लिया था फ्रेंड। और जो ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप बनाती है और ये कहाँ है फ्रेंड? असम में। नदी द्वीप क्या होता है कि असम में इसका जो क्षेत्र फ्रेंड बहुत चौड़ा हो जाता है। ठीक है, और इसमें सतलीय भाग ही पाए जाते हैं नदी के अंदर और इस पर लोग रहते हैं और ये है फ्रेंड नदी द्वीप, यानी नदी के अंदर बने जो द्वीप क्या होता है फ्रेंड? जो जिसके चारों तरफ पानी हो। और नदी द्वीप किसे कहेंगे? जो नदी में ऐसा स्थान बने जिसके चारों तरफ पानी हो, तो ये इसलिए इसे क्या कह दिया जाता है? नदी द्वीप। और ये है, इसका नाम है फ्रेंड माजुली, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ये असम में है फ्रेंड, असम राज्य में। तो ये हमने, और एक और पॉइंट फ्रेंड, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अरुणाचल प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट शहर डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है फ्रेंड ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो ये हमने ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी का तंत्र पढ़ा फ्रेंड। और एक जो सिंधु नदी, उत्तर भारत की जो हिमालय से निकलने वाली नदियों का तंत्र पढ़ा।
अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड प्रायद्वीपीय भारत नदी का तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय जो नदी तंत्र है वो आप हिमालय नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी बहुत अधिक पुराना है। अगर आपको पता हो फ्रेंड, तो जो हमारे हिमालय का निर्माण है वो 25 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। यानी हिमालय का निर्माण 25 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। लेकिन अगर आप अरावली पर्वतमाला देखें, विंध्याचल पर्वतमाला देखें, तो इनका जो निर्माण है फ्रेंड 570 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। तो आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है की जो पर्वतमाला है वो अत्यधिक पुरानी है कंपेयर टू हिमालय नदी तंत्र से। तो आप ये लाइन याद रखना, हिमालय जो नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय जो नदी तंत्र है बहुत अधिक पुराना है। दक्षिण और मिलियन का पता होगा फ्रेंड आपको कितना होता है, 10 लाख वर्ष। ठीक है फ्रेंड, 10 लाख वर्ष। तो ये और इससे कितना अधिक होगा वैसे लगाएं तो फ्रेंड 570 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा फ्रेंड, यह आएगा 45। ठीक है आप, और उसके साथ मिलियन वर्ष है फ्रेंड, यानी 545 10 लाख वर्ष पहले निर्माण हुआ था प्रायद्वीपीय भारत के जो पर्वत हैं उनका। तो नदी भी तब से बह रही हैं। तो यानी ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है वो अत्यधिक पुराना है हिमालय नदी तंत्र से। फिर हम देखें दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो प्राय वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, जैसे आप देख सकते हो। तो ये क्या है, एक वृक्षनुमा के आकार में बहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आती हैं। और इसमें जो देखोगे आप अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं, अरब सागर के में गिरने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती, माही, तो ये किस में गिरती है, अरब सागर में। और जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इनको एक एक करके हम इनके बारे में जो पॉइंट बनते हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। तो हमने पहले जब सोन नदी की थी उसमें डिस्कस किया था कि अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। तो 3 कौन कौन सी हैं, तो इसमें नर्मदा, ताप्ती और सोन नदी। तो यानी 3 नदियां कहाँ से निकलती हैं, मध्य प्रदेश के अमरकंटक राज्य से निकलती हैं। और जो नर्मदा और ताप्ती नदी हैं ये पश्चिम की तरफ बहकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, जबकि सोन नदी गंगा की सहायक नदी है जो कि उत्तर दिशा में जाकर गंगा से मिलती है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने गंगा नदी तंत्र में उसको डिस्कस कर लिया था। अब देखते हम इसमें नर्मदा नदी के बारे में। जो नर्मदा नदी है पश्चिम की तरफ बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर खंबात की खाड़ी में अरब सागर से मिल जाती है। तो दक्षिण भारत की अगर सबसे लंबी नदी देखें, सॉरी वो गोदावरी है, आगे देखेंगे फ्रेंड, कृष्णा, ये नर्मदा नहीं है। ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। चलो आगे आएगी ये पॉइंट। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतों के बीच बरंस घाटी से होकर बहती है। जो नर्मदा नदी है फ्रेंड, बरंस घाटी क्या होती है, जो कोई नदी 2 पहाड़ों के बीच में बहे उसे क्या कहते हैं, बरंस घाटी। आपने फिल्मों या उसमें देखा होगा डिस्कवरियों में कि 2 बहुत ही अत्यधिक गहराई में नदियां बहती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बरंस घाटी। यह नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां और संग, तवा और शेर है। यानी इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, और संग, तवा और शेर नदी। और आपने तवा से रिलेटेड एक नाम और देखा था फ्रेंड, बेतवा, वो किसकी सहायक नदी थी, वो चंबल नदी की सहायक नदी थी।
ठीक है फ्रेंड। बेतवा जहाँ सांची स्तूप है, तो वो हमने चंबल नदी, यमुना नदी की उसमें डिस्कस किया था। तो आगे देखते हैं हम। अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन, और दोनों नदियां बरंस घाटी से होते हुए बहती हैं। ठीक है फ्रेंड। एक ताप्ती भी अमरकंटक से निकलती है, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने देखा वो जो नर्मदा नदी है फ्रेंड, इसके जो किनारे से स्थित शहर है जबलपुर। ठीक है, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और आपको पता होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति है, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो आगे बढ़ते हम। जो नेक्स्ट नदी है गोदावरी नदी। तो इसमें ताप्ती नदी के बारे में नहीं कर रखा फ्रेंड, थोड़ा इसके बारे में भी बता देता हूँ मैं। जो ताप्ती नदी है ये भी अमरकंटक, मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक है वहीं से निकलती है। ये जो नदी है कहाँ से निकलती है फ्रेंड? सतपुड़ा की पहाड़ियों से। तो ये आप ऐसे, अगर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं अमरकंटक में, वहाँ से ये नदी निकलती है। तो फिर और ये भी ताप्ती नदी भी बरंस घाटी से होकर गुजरती है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और ताप्ती नदी के किनारे जो सूरत शहर है, आपको पता होगा फ्रेंड, सूरत वो किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अब करते हम गोदावरी नदी। फ्रेंड एक ये नदी रह गई माही नदी, इसके बारे में भी आपको मैं डिस्कस करा देता हूँ। जो कर्क रेखा है, आपको पता होगा, अगर जियोग्राफी भारत की जो पृथ्वी की स्थिति समझने के लिए 3 रेखाएं खींची गई हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं ये, पृथ्वी को वैसे कोई पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं है। ये ग्लोब पर आपने देखी होंगी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा को जो माही नदी है वो 2 बार काटती है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है फ्रेंड। 3 ऐसी नदियां हैं जो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा को काटती हैं। जब हम विषयों की नदियां पढ़ेंगे तो आप उसको बताएंगे फ्रेंड। लेकिन जो भारत में माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर अफ्रीका महाद्वीप में है फ्रेंड 2 नदी, एक कांगो और एक लिम्पोपो। वो जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये 3 नदियां हैं, इम्पोर्टेंट हैं, तो इनके भी आपको याद रखना है। इन पे क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को काटती है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को काटती है फ्रेंड। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखनी है। तो ये मैंने इस माही के बारे में डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं फ्रेंड हम गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी नदी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर ओवरऑल भारत की देखें तो सबसे लंबी नदी गंगा है। अगर दक्षिण भारत की पूछे तो सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, या प्रायद्वीपीय भारत कह के भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी सहायक नदियां पैनगंगा, इंद्रावती, पर्णहिता इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। जो आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री है वो किस नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नदी है हमारी कृष्णा नदी। और गोदावरी नदी को इसके बारे में और नेम है फ्रेंड, और इसकी लंबाई आपको याद रखनी है 1465 किलोमीटर, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसके बारे में पॉइंट है, इसे 3 नामों से और जाना जाता है। इसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है फ्रेंड,
इसके 3 नाम और आपको याद रखना है, वृहत गंगा, बूढ़ी गंगा, इसकी कम और दक्षिण भारत की गंगा। तो यानी इसके 3 नाम है फ्रेंड। दक्षिण भारत की गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को। ठीक है, आगे देखते हैं हम कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो पहली सबसे बड़ी नदी गोदावरी, फिर कृष्णा नदी। इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर है, उसकी 1465 किलोमीटर है और कृष्णा नदी की 1400 किलोमीटर है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां देखें, तुंगभद्रा, कोयना और भीमा 3 इसकी सहायक नदियां हैं। और इसमें जो कृष्णा जल विवाद है, कृष्णा नदी के जल बंटवारे से संबंधित 3 राज्यों में इसमें विवाद चल रहा है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये कब से चल रहा है? 1957 से। ठीक है फ्रेंड, तो ये 3 इसके जल बंटवारे के लिए 3 राज्यों में इसका विवाद चल रहा है। और इसके बारे में और देखते हैं पॉइंट। जो फ्रेंड आपको पता होगा, बहमनी साम्राज्य और आपने विजयनगर साम्राज्य के बारे में हिस्ट्री में देखा होगा, तो आपको पता होगा कि तुंगभद्रा के नीचे जो क्षेत्र था वो विजयनगर साम्राज्य का था और ऊपर किसका था फ्रेंड? यहाँ, तो यहाँ था बहमनी साम्राज्य का। ठीक है फ्रेंड, आपने पढ़ा होगा। ये जो क्षेत्र था फ्रेंड, ये क्षेत्र कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र है, उसके लिए इन दोनों में युद्ध होते थे, बहमनी साम्राज्य के बीच में और विजयनगर साम्राज्य के बीच में। क्योंकि आपको पता होगा 2 नदियों का जो बीच का क्षेत्र होता है वो अत्यधिक उपजाऊ होता है। इस क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र हो उसे क्या कहते हैं? दोआब क्षेत्र। वो अत्यधिक उपजाऊ होता है और इसी क्षेत्र के लिए बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में युद्ध चलता रहता था। ठीक है, तो ये पढ़ा। और कृष्णा नदी के किनारे सबसे इम्पोर्टेंट शहर कर्नाटक का विजयवाड़ा। तो आपको याद रखना है विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड ये विजयवाड़ा है, ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है विजयवाड़ा, और ये कर्नाटक में है। और कृष्णा नदी पर प्रमुख बांध बनाया गया है नागा अर्जुन बांध। तो ये भी किस पर बांध है फ्रेंड? नागा अर्जुन बांध भी किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं हम। अगली नेक्स्ट नदी हमारी महानदी। तो महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है और इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है और इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है और ये नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करती हैं। आपको पता होगा जो पूर्वी घाट की नदियां हैं सभी डेल्टा बनाती हैं और सबसे बड़ा डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पर सुंदरवन डेल्टा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ध्यान रखिएगा जो तेल नदी और जोक नदी महानदी की सहायक नदी हैं और इस नदी के किनारे फ्रेंड कटक, उड़ीसा का प्रमुख शहर कटक किसके नदी के किनारे स्थित है? ये महानदी के किनारे स्थित है। अगली नेक्स्ट नदी हमारी कावेरी नदी
ये कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कर्नाटक तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का एक इम्पोर्टेंट शहर है और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा कि इसे दक्षिणी भारत की गंगा, ये गलत है फ्रेंड। दक्षिण भारत की गंगा तो गोदावरी को कहा जाता है, इसे कावेरी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को जाना जाता है और दक्षिणी गंगा, क्योंकि ये सबसे दक्षिण की सबसे नदी है तो इसलिए इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। अन्य एक प्रमुख नदियां हैं दो फ्रेंड, उनको भी एक बार देख लेते हैं हम। ये भी एग्जाम के लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगली नदी हमारी स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी ये झारखंड से बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसमें जो प्रसिद्ध शहर है जमशेदपुर टाटानगर के नाम से जाना जाता है, इसी स्वर्ण नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हमारी एक इम्पोर्टेंट नदी लूनी नदी। तो इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट नाग पहाड़ से होता है। राजस्थान से होते हुए ये गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यानी कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली एक ही नदी है भारत में, वो है लूनी। ठीक है, इस नदी को साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय नदियों को पढ़ा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।